नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। परिणाम दो राज्यों के चुनाव के आए। हरियाणा में भी चुनाव का परिणाम आया और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का परिणाम आया। हरियाणा में वोटिंग पैटर्न पर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि हरियाणा में जो वोटिंग का पैटर्न रहा वो एंटी नेशनल रहा, एंटी बीजेपी रहा, या फिर उन्होंने जो वोट डाले हैं वो कोई सोशल इंजीनियरिंग का तरीका नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर देश विरोधी ताकतों के साथ था। हरियाणा में फ्लैक्चुएट हुए वोटिंग पैटर्न अलग अलग रहे। कांग्रेस को भी वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को भी मिले, सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिली, सरकार वहां भाजपा की बनेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के वोटिंग पैटर्न को देखिए, वहां पर किस तरीके से डिवाइड दिखा। एक तरफ हिंदुस्तान के साथ, एक तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ, यानी जम्मू और कश्मीर ये दो रीजन है। कश्मीर यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और जम्मू यानी कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, और उसमें भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो जम्मू का रीजन में है उसमें सारे सीटों पर हिंदू बाहुल्यता नहीं है, और उसमें भी कुछ सीटें जो जम्मू रीजन की है उसमें 25-30% मुसलमान भी हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सीट मिली है, जहां कांग्रेस को भी सीट मिली है, और उन जगहों पर हिंदू डिवाइड हुए। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के सोचने का तरीका अलग है। हालांकि जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हुई जम्मू के रीजन में, वो वहां पर लोगों ने यही सोचा कि हमारे क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या मैक्सिमम है, वहां डिवाइड भी हुआ तो भी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटों पर कब्जा किया। 29 सीटें भाजपा को मिली है जम्मू के रीजन में, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पॉपुलर वोट यानी जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के फिर से लगाए जाने के समर्थन में और उसे हटाए रखने के समर्थन में, ये दो समर्थकों की वोटिंग थी। यानी जो लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 री इम्पोज हो जाए, जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, ऐसे लोग वोटिंग कर रहे थे। और वो लोग भी थे जो कि ये सोच रहे थे अब फिर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू नहीं किया जा सकता, अब फिर से उसे विशेष राज्य का दर्जा देकर हमारे अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, इस बात के लिए वोटिंग कर रहे थे। और जो लोग आर्टिकल 370 के रीइंपोज होने के पूरी तरह से खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए, और पॉपुलर वोट इसलिए भाजपा को ज्यादा पड़ा। हिंदुओं ने खुलकर वोटिंग की, लेकिन कुछ कंफ्यूज हिंदू भी थे जिनको लगता था कि स्थानीय कैंडिडेट जिसके प्रति गुस्सा है, यानी भाजपा के कैंडिडेट के प्रति गुस्सा है, स्थानीय मुद्दे जिसमें कुछ लोगों को यह भी लगा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के क्षेत्र में कुछ बेहतर काम नहीं किया, और कुछ लोगों को यह भी लगा कि हम जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में चुनाव कर रहे हैं उसमें हमें यह देखना है कि जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है उससे हमारी कितनी नजदीकी है। ये सारे फैक्टर इन लोगों के पास थे और इसलिए कंफ्यूजन इनके पास रही, कंफ्यूज्ड हो गए, और इन्होंने JNK में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में भी वोटिंग की। लेकिन जम्मू के रीजन से लेकर कश्मीर की घाटी के क्षेत्र तक हर जगह पर मुसलमानों ने कैसे वोट किया? मुसलमानों ने यह नहीं सोचा कि स्थानीय मुद्दा क्या है, यह नहीं सोचा कि अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू कश्मीर का क्या हश्र किया है, यह नहीं सोचा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के ऊपर घोटालों के कितने आरोप लगे हैं और अभी ईडी की कैसी जांच चल रही है, यह नहीं सोचा कि हमारी ही जमीन रोशनी लैंड घोटाले में इन लोगों ने कब्जा कर लिया, ये नहीं सोचा कि कैसे बड़े बड़े फार्म हाउस, करोड़ों की संपत्ति ये लोग जमा करके बैठे हैं, लेकिन सिर्फ ये सोचा कि कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है। ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जम्मू कश्मीर के हर जगह पर यही बातें चल रही थी। एनालिसिस किया जा रहा था कि घाटी के क्षेत्र में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी, कोई भी पार्टी 15 से 20 सीटों से ज्यादा जीत कर नहीं आएगी, क्योंकि जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और उसमें भी एक्सट्रीमिज्म यानी कि अतिवाद
अलगाववाद, इस लेवल पर जो लोग पहले जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ खड़े थे, वो उसके विरोधी हो गए हैं। और इन लोगों में कंपटीशन है इस बात के लिए कि कौन सबसे बड़ा अलगाववादी है, कौन सबसे बड़ा मुस्लिमों के शुभचिंतक है, कौन सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है। इसमें होड़ लगी हुई है। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला और राशिद इंजीनियर के बीच जब टक्कर हुआ तो वहां के मुसलमानों ने यह सोचा राशिद इंजीनियर जेल में है। क्यों जेल में है? टेरर फंडिंग का आरोप उसके ऊपर है। तो टेरर फंडिंग का आरोपी है, इसका मतलब कि कश्मीर में वो पाकिस्तान का एजेंट है। इसलिए उमर अब्दुल्ला से बड़ा अलगाववादी वो है, बड़ा पाकिस्तान परस्त वो है, और उसको वोट दिया। और असेंबली सेगमेंट में देखें तो बारामूला में ही 18 में से 15 असेंबली सेगमेंट जो था उसमें राशिद इंजीनियर को बढ़त मिली थी। लेकिन इसी आधार पर कहा जा रहा था कि इस बार भी तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि राशिद इंजीनियर अभी तो चुनाव प्रचार भी कर रहा है। लोकसभा चुनाव के समय तो प्रचार भी नहीं किया था, उसके परिवार वाले प्रचार कर रहे थे। अब वो खुद मैदान में है और जमात का बैकअप भी उसे मिला हुआ है। कई सीटों पर ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि वहां के लोग ये ना सोचें कि उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती से ज्यादा पाकिस्तान परस्ती इन पार्टियों में है तो इसको भी वोट करें। लेकिन हुआ इससे उलट। और ये उलट इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने विधानसभा चुनाव में एक निगेटिव टारगेट रखा था, और वो निगेटिव टारगेट है भारतीय जनता पार्टी। घाटी क्षेत्र के मुसलमानों को सीधे तौर पर लगा कि इन लोगों को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना, क्योंकि उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, इन दोनों ने बार बार लोगों के दिमाग में ये भरने की कोशिश की कि अपनी पार्टी को यानी अल्ताफ बुखारी की पार्टी को वोट दे रहे हो, इसका मतलब वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी को वोट दे रहे हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये भी अफवाह उड़ाया गया कि राशिद इंजीनियर जिसको कोर्ट से जमानत मिली है, भाजपा ने जमानत दिलवाई है यहां के वोट को बांटने के लिए। यानी कि राशिद इंजीनियर जो कि बाहर निकलते पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलना शुरू किया, जेल से जैसे ही बाहर निकला उसने मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसको भी लोगों ने समझ लिया नहीं ये भी वोट काटने के लिए आया है बाहर, ये भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और कई और दूसरी पार्टियां, सज्जाद लोन की पार्टी हो या फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो, सबके ऊपर एक ही टैग लगाया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और वहां के मुसलमानों ने क्या सोचा, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिल गया, कुछ सीटें ज्यादा मिल गई, यानी कि उसको तो यह पता था कि हिंदू बाहुल्य जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। 370 के हटाए जाने के बाद पहला चुनाव है और वहां के हिंदू ये चाहते हैं कि कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों को मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के रीजन में मिनिमम वोटिंग होगी, इसलिए हमें सपोर्ट करना है अगर इन मुसलमानों के वर्चस्व से मुक्ति चाहिए तो। इसलिए घाटी के क्षेत्र में भी ऐसा ही लगा। और वोटिंग का पैटर्न कैसा हुआ? वोटिंग पैटर्न देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को 25% और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23% वोट तो जरूर मिली, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें ज्यादा मिली क्योंकि वोट वैसे ही किए गए। हर क्षेत्रों में 2 सीटों पर लड़ रहे थे उमर अब्दुल्ला। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, और उस कॉन्फिडेंस ना होने के बावजूद लोगों ने ऐसे सपोर्ट कर दिया कि दोनों सीट पर जीत गया। अब स्थितियां यह है कि उमर अब्दुल्ला छटपटा रहा है, इस जीत का जश्न नहीं मना रहा बल्कि छटपटा रहा है। रात भर छटपटाहट देखने को मिली, उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला परेशान है, वो कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला सीएम बनेगा, लेकिन परेशानी है क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न रहा है उससे एक बड़ा संकेत मिला, और मोदी शाह को भी यह संकेत मिला है कि घाटी के क्षेत्र में विकास की योजनाओं का कोई फायदा नहीं। विकास कितना भी कर लो, वोट वो लोग उसी पार्टी को देंगे जो कम से कम पाकिस्तान के तरफ अपना झुकाव दिखाता है, कम से कम वो हार्डकोर
कट्टर मुसलमान बनने की कोशिश करता है। कम से कम वो दिखाता है कि कश्मीर का मतलब अभी भी ये मत मानो कि हिंदुस्तान का एक आंतरिक हिस्सा है। कम से कम ये आग लगाए रखो, हिंदुस्तान और कश्मीर ये दोनों जगह पर सोचना पड़ेगा, कश्मीर पर दबाव डाले, यहां के लोग विद्रोह करेंगे। ये प्रवृत्ति इन लोगों की है और ये बात अभी भी दिल्ली में चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस आधार पर वोट किया? यानी जम्मू के माइंडसेट अलग है, कश्मीर का अलग है। आतंकवाद कश्मीर में है, बॉर्डर इलाकों से जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी आता है वो क्षेत्रों में ज्यादातर मुसलमानों के गांव हैं। संरक्षण ये लोग देते रहे हैं। पूर्व डीजीपी ने भी यही बात कही थी कि देखो, अगर पूरे कश्मीर का सर्वे करवाया जाए तो पता चलेगा कि जितने बाहर से आतंकी आते हैं उतने आतंकी माइंडसेट के लोग यहां भी हैं और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, आतंकवादी समर्थकों को, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी नाम दिया था, जिसके कारण महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों चिल्लाने लगे थे। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला को लग रहा है, हमने तो कहा था स्टेटहुड मिलना चाहिए, 370 को फिर से लागू करवाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। अब क्या होगा? क्योंकि ये शिकंजा तो कस चुका है। ये पैटर्न जो देखने को मिला ये पूरी तरीके से एंटी नेशनल पैटर्न था कश्मीर की घाटी के क्षेत्रों में, और उसके नेताओं बनकर कौन उभरे? उमर अब्दुल्ला। कांग्रेस साफ है वहां भी, जैसे हरियाणा में कांग्रेस साफ हुई है, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की स्थिति नाजुक हो गई है। राहुल गांधी जितना कह ले, इंडी अलायंस के जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, और यह संविधान बचाने की बात है, यह संविधान खत्म करने की बात है, क्योंकि उनको शर्म आनी चाहिए कि पिछले 2014 में कम से कम कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, 18% वोट मिले थे। इस बार क्या हुआ? इस बार सीटें 6 और वोट 11.95%, लगभग 12%। वोट भी घटे, सीटें भी घटी, फिर भी खुश हो रहा है। उमर अब्दुल्ला को जीत मिल गई है। कौन है उमर अब्दुल्ला? उमर अब्दुल्ला वही है जो फारूक अब्दुल्ला का बेटा है, जो शेख अब्दुल्ला का पोता है, और शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सब एक ही धारा से हैं, जिनके समय में कश्मीर से हिंदुओं को मार मार कर भगाया गया, यानी कन्वर्ट करो या फिर यहां से भाग जाओ, जिंदा जलाया गया, आरी से काटा गया, मर्डर किए गए, ये उसी की सरकारें थी। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या फिर से जम्मू कश्मीर को उसी आधार पर झोंक दिया जाए? इसके खेमे में भी चर्चा है। उमर अब्दुल्ला अब छटपटा इसलिए रहा है कि हम कठपुतली बनकर रह जाएंगे, बदनामी और ज्यादा होगी, आगे हमारा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मोदी शाह रुकने वाले नहीं हैं। कश्मीर से आतंकवाद तो कमजोर हो ही रहा है, उसके बाद अब एक्शन और जोड़ तोड़ से होगा टेरर फंडिंग के ऊपर, आतंकवाद के समर्थकों के ऊपर, पाकिस्तान परस्तों के ऊपर, और एलजी अभी हटने वाले नहीं हैं। अभी समय लगेगा। स्टेटहुड के लिए इतना आसान नहीं है। सरकार बनी और हमने विधानसभा में पारित करवा दिया और फिर उसके बाद हम स्टेटहुड की मांग किए और सरकार ने मान लिया। यह अभी इतना आसान नहीं है। ऐसे अगर इक्वेशन भी देखें, उमर अब्दुल्ला के पास 41 सीटें हैं, अगर टोटल 42 है तो 2 जगह से उसने चुनाव लड़े हैं, 41 सीटें हो जाएगी, एक जगह से रिजाइन देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा उमर अब्दुल्ला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके विधायकों पर कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, किधर चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो दोनों मिलाकर अभी की संख्या 47 होती है। बहुमत के लिए 48 चाहिए, क्योंकि अभी एलजी 5 नॉमिनेट करेंगे और नॉमिनेशन के बाद 5 जो विधायक होंगे वो विधायक तय करेंगे कि कैसे किधर गेम शिफ्ट होता है, और ये सारे बीजेपी के साथ खड़े होंगे क्योंकि एलजी नॉमिनेट करेंगे। पहले से ये लोग इसलिए चिल्ला रहा था, संख्या बढ़कर 95 और उसके बाद 48 की संख्या चाहिए बहुमत के लिए। अभी इसके पास 47 की संख्या है, सरकार तो बन जाएगी, बड़ी पार्टी है, इनवाइट कर लिया जाएगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। और अगर 1-2 इधर उधर खेल हो गया, सरकार गिर जाएगी, फिर से राष्ट्रपति शासन की बात आ जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है। अभी 41 सीटें या 6 सीटें, 47 सीटों से बहुमत नहीं होगा। दूसरे इंडिपेंडेंट लोगों का सहारा लेंगे। पीडीपी आपके साथ 3
सदस्यों के साथ नहीं आएगी, 3 एमएलए उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर पीडीपी का अस्तित्व खत्म होगा। तोड़ने की कोशिश करोगे, कांग्रेस भी टूटती नजर आएगी, आपके पास 41 के 41 रहेंगे और फिर हो सकता है कि आप में भी तोड़फोड़ हो। ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है कि विद्रोह तो किसी पार्टी में हो सकता है, वर्चस्व को लेकर विद्रोह, मंत्री पद को लेकर, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी। और अभी 48 की संख्या जब खुद के पास नहीं है, असेंबली में बहुमत साबित करना भी मुश्किल हो सकता है। यह खेल अभी शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, विश्वास मत हासिल करने में समस्या होगी। और मोदी शाह ने जो शिकंजा कसा है कि कश्मीर के घाटी के क्षेत्रों में आसानी से ये उमर अब्दुल्ला के हवाले नहीं किया जा सकता, उस चीफ मिनिस्टर के हवाले जिसके समय में हिंदुओं पर इतना अत्याचार होता रहा है, उसके परिवार की सरकारें रही है। इसलिए अभी छटपटाहट उमर अब्दुल्ला के सामने है। अगर वो स्टेटहुड नहीं दिला पाते, अगर विधानसभा में कोई बेहतर काम नहीं कर पाते, अगर कश्मीर में आर्टिकल 370 उसको रीइंपोज करने के लिए कोई हंगामा नहीं करते, तो फिर उसको गालियां पड़ेगी, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। एलजी अपने तरीके से इसके ऊपर अंकुश लगाए रहेंगे और केंद्र से संचालित होता रहेगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहां पर आसानी से पूरी तरीके से पूर्ण राज का दर्जा देकर इन लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता जो एंटी नेशनल माइंडसेट के साथ शासन चलाते हैं। छटपटाहट इस बात के लिए है कि ये जो सीटें मिली है ये कहीं गले की फांस न बन जाए, आगे के लिए हमारी राजनीति फिर उसी मोड़ पर न चला जाए जिस मोड़ पर 2014 में गया था, उससे खिसकना शुरू होगा। तो एक बार जिम्मेदारी मिली है, निभा न पाए तो फिर लोग ऐसे फेंक देंगे दूध में मक्खी की तरह, फिर उसके बाद हम वापस राजनीति में नहीं आ सकते। इसीलिए परेशानी उमर अब्दुल्ला के खेमे में है और वो परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों ने वोटिंग की है उससे चिढ़ भी है, गुस्सा भी है और उनके एंटी इंडिया माइंडसेट के ऊपर सवाल भी उठ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।